मैं पृथ्वीराज बोल रहा हूं। मैं अपने तेज तरार मिजाज व बहादुराना बर्ताव के कारण इतिहास में उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं वही हूं जो जिधर भी जाता एक झटके में शत्रु सेना का सफाया कर देता था। मेरी उस गति को देखते हुए मेरा नाम उड़ना राजकुमार पड़ा। मैंने एक ही दिन में टोडा और जालोर को हरा दिया था, जो एक दूसरे से 200 मील की दूरी पर है, जिसके बाद मुझे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाने लगा। मैं उस हिंदुआ सूरज राणा संगा का सबसे बड़ा भाई था, जिसने मुगलों को अपने देश में घुसने पर खदेड़ दिया था। उसी संगा का बड़ा भाई हूं जिसके तन पर 80 घाव लगे थे, फिर भी अपनी मूंछों पर ताव देकर शत्रुओं से लोहा लेने को तैयार था। मैं वही हूं जिसने गयासुद्दीन को बंदी बना चित्तौड़ ले आया था। मैंने अपने दम पर अपनी एक सेना की टुकड़ी तैयार की थी। मैंने अपने छोटे से जीवन में कुल 40 लड़ाइयां लड़ी और सब में विजयी रहा। मैं उसी राणा कुंभा का पोता हूं जिसने मेवाड़ को एक नए धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं वही हूं जिसके बारे में जेम्स टॉड ने लिखा था कि अगर मैं जीवित रहता तो भारत में मुगलों का आगमन कभी नहीं होता, लेकिन इतिहास को कुछ और ही स्वीकार था। मेरे बारे में कहा जाता है कि उसकी देह लोहे की बनी थी, आत्मा भी अग्नि की, सदा संकट में निडर था, अथक था, अति परिश्रमी भी। उसकी देह लोहे की बनी थी, आत्मा भी अग्नि की, सदा संकट में निडर था, अथक था, अति परिश्रमी। मेरा जन्म मेवाड़ की त्याग और बलिदान की धरती चित्तौड़ पर हुआ था। मेरे पिता का नाम राणा रायमल और माता का नाम रानी रतन कंवर था। मेरी मां की कोख से ही राणा सांगा ने भी जन्म लिया था, जो आगे चलकर मेवाड़ की बागडोर संभालते हैं। मेरे इतिहास को अच्छे से समझने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। आपने राणा कुंभा के बारे में सुना ही होगा। उनकी हत्या उनके ही बेटे ओदा द्वारा कर दी गई थी और वह खुद को मेवाड़ का अगला राजा घोषित कर देता है। लेकिन उसके बाद सामंतों और प्रजा के बीच में विद्रोह छिड़ गया था। जब एक दिन ओदा शिकार पर गए हुए थे, तब सामंतों ने मेरे पिता रायमल को किले में प्रवेश दे दिया और उनको मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। और इधर ओदा की भी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई और मेरे पिता ही अगले राजा बने। उसके बाद मेरे पिता के कई बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ा मैं था और मेरे अलावा मेरे भाई जयमल और राणा सांगा थे। इधर ओदा के मरने के बाद उनके बेटे शेषमल और सूरजमल लगातार गयासुद्दीन के संपर्क में थे और वो चाहते थे कि उनके पिता का राज वापस उनके हाथ में आ जाए। उनके साथ कई सामंत भी जुड़े हुए थे। तब गयासुद्दीन अपनी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ निकल पड़ा। गयासुद्दीन लालची प्रवृत्ति का और एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था। वह चाहता था कि राजपूतों की आपस में लड़ाई हो और वह उसका फायदा उठा ले। और गयासुद्दीन के पिता को भी कई बार पकड़ा और हराया गया था। मेरे दादा कुंभा द्वारा तो उसको इस बात का भी बदला लेना था कि ऐसे कई सारे कारण थे जिस वजह से वह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था। गयासुद्दीन की सेना ने चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लिया और भारी भारी से हमला शुरू कर दिया। मेवाड़ और चित्तौड़ के राजा मेरे पिता अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए किले से बाहर निकले और बिजली की तरह गयासुद्दीन की सेना पर टूट पड़े। गयासुद्दीन और उसकी सेना मेवाड़ की सेना का सामना नहीं कर पाई और गयासुद्दीन जैसे तैसे वहां से मांडू भाग गया और अपनी जान बचाई। इस विजय के प्रमाण की बात की जाए तो श्री एकलिंग जी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति के श्लोक संख्या 68 से 71 में मिलता है। इस जीत से प्रफुल्लित होकर मेरे पिता निश्चिंत होकर मेवाड़ राज्य पर राज कर रहे थे। इस विजय के पश्चात उनके जो छोटे छोटे दुश्मन थे वह भी डर गए थे। साथ ही महाराणा भी निश्चिंत हो गए थे कि अब गयासुद्दीन पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ गयासुद्दीन मांडू पहुंचकर बदले की भावना में तपने लगा। गयासुद्दीन ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और युद्ध सामग्री की व्यवस्था करता रहा। साथ ही पहले से मजबूत और शक्तिशाली सेना तैयार की। सभी तैयारियां पूरी होने के पश्चात गयासुद्दीन मांडू से निकलकर पुनः मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने के लिए निकल गया। मेवाड़ के पूर्वी क्षेत्र में गयासुद्दीन की सेना ने जफर खान मलिक के नेतृत्व में लूटपाट करनी आरंभ की। यह उस समय की बात है जब हाड़ा चाचक देव जी को उस समय बेगू के जागीरदार हुआ करते थे। महाराणा रायमल के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि गयासुद्दीन की सेना जफर खान मलिक के नेतृत्व में भैंस रोड, श्योपुर, कोटा आदि क्षेत्रों पर कब्जा जमाए बैठ गई है। यह सुनकर मेरे पिता तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। गयासुद्दीन
और हमारे बीच हुए इस युद्ध का विवरण आपको महाराणा रायमल का रासा नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि इसका जीता जागता सबूत है। उस समय मेवाड़ का सहयोग करने वाले और मेवाड़ के सरदारों ने अपने घोड़े मेरे पिता को प्रदान किए ताकि युद्ध में गयासुद्दीन का सामना किया जा सके। महाराणा रायमल स्वयं रूपमल नामक घोड़े पर सवार होकर आसिर, चंदेर, नरवर, बूंदी, आमिर, रायसेन, चाकसू, लालसोट, सांबर, अजमेर, टोडा, मारोट आदि के राजाओं के साथ मांडलगढ़ की तरफ चल पड़े। मालिक जफर खान और पिता की सेना के बीच यहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वीर मेवाड़ी सेना के सामने जफर खान टिक न सका और हजारों सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वह भाग खड़ा हुआ। मैंने गयासुद्दीन की फौज को मांडू तक खदेड़ दिया और मांडू के पास खैराबाद नाम के इलाकों को लूटकर तबाह किया। इस लड़ाई में मेरे घोड़े का नाम परेवा था, वह कुंवर राणा सांगा के घोड़े का नाम जंगहत था। उपरोक्त घटना का विवरण आपको श्री एकलिंग जी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति के श्लोक 77 से 78 के साथ महाराणा रायमल का रासा में मिलता है। लगातार 2 बार युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के पश्चात मांडू के गयासुद्दीन खिलजी ने उसके बाद एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को महाराणा रायमल के पास समझौते के लिए भेजा। जब वह व्यक्ति चित्तौड़ किले पर पहुंचा तब महाराणा रायमल स्वयं उससे बातचीत करने के लिए उसके समक्ष बैठे। महाराणा रायमल और गयासुद्दीन का दूत बड़ी ही विनम्रता के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे की बात सुन रहे थे। तभी वहां पर मेरा आगमन होता है। ये दृश्य देखकर मैं बहुत ही क्रोधित हो जाता हूं और अपने पिता से कहता हूं कि मुसलमानों के साथ इस तरह विनम्र होकर बात करना उचित नहीं। यह लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले होते हैं, इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह सुनकर गयासुद्दीन का दूत क्रोधित हो गया और वहां से उठकर चला गया। मांडू जाकर उसने उसके बादशाह गयासुद्दीन को पूरी कहानी सुनाई। गयासुद्दीन पहले से ही मेवाड़ पर खार खाता था और यह बात सुनकर उसने पुनः युद्ध की ठान ली और निश्चित किया कि इस बार कैसे भी करके महाराणा रायमल को पराजित करना है। मेवाड़ की तरफ से इस समय युद्ध की बागडोर मेरे हाथ में दी गई। अपनी सेना लेकर गयासुद्दीन से युद्ध करने निकल पड़ा। उधर गयासुद्दीन के पास खबर पहुंची कि मेवाड़ की सेना मांडू की तरफ युद्ध के लिए पहुंच रही है, लेकिन उसको यह खबर मिली कि उसके पहुंचने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि मुझे उड़ना राजकुमार कहते हैं। मेरी सेना चलती नहीं उड़ती है। मैंने 2 दिन का सफर एक रात में ही पूरा कर दिया और अगले ही दिन मैं मांडू जा पहुंचा। उधर से मुगलों की सेना मेवाड़ के रणबांकुरों से लोहा लेने पहुंची। मेवाड़ी सेना और गयासुद्दीन की सेना के बीच मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मुकाबला हुआ। इस बार दोनों तरफ से युद्ध लड़ा जा रहा था। न मेवाड़ी सेना जीत पा रही थी, न गयासुद्दीन की सेना हार मान रही थी। पहले दिन का युद्ध बिना नतीजे के समाप्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं पीछे हट गई और अपने डेरे में जा पहुंची। थकार कर बैठे मैंने खाना खाने के पश्चात चुनिंदा सरदारों को बुला और कहा कि मैंने पिताश्री महाराज रायमल जी से गयासुद्दीन को जिंदा पकड़कर दरबार में पेश करने का वादा किया था, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे सामने विशाल सेना है जिसका सामना करने के लिए हमें किसी चालाकी की जरूरत पड़ेगी। मैंने रणनीति बनाकर 500 से अधिक मेवाड़ी सरदारों को बुलाया और पूरी रणनीति उन्हें समझाकर 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर गयासुद्दीन के डेरे की तरफ भेजा। वहां पहुंचते ही मेवाड़ के वीर रणबांकुर ने गयासुद्दीन के मुख्य सिपाही को मौत की घाट उतार दिया और गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तभी अचानक से गयासुद्दीन के सैनिक उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़े, लेकिन मैंने कहा अगर कोई हमारे नजदीक आएगा तो हम गयासुद्दीन को मौत की घाट उतार देंगे। डर के मारे गयासुद्दीन भी ऊंची आवाज में अपने सैनिकों तक संदेश पहुंचाया कि तुम कुछ मत करो वरना यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने गयासुद्दीन को गिरफ्तार करके मेवाड़ के राज दरबार में महाराणा रायमल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां पर उसे दंड दिया गया और तहखाने में बंद कर दिया गया। इस बात को लगभग 1 महीना बीत जाने के पश्चात महाराणा रायमल ने गयासुद्दीन को कैद से मुक्त करने का आदेश दे दिया। तारीख फरिश्ता नामक फारसी किताब में लिखा हुआ है कि गयासुद्दीन हारने के बाद सुख विलास में व्यस्त हो गया और उसके बाद कभी युद्ध नहीं किया। मैंने अपनी उम्र के 14 वर्ष की अवस्था से ही इस तरह के कई कारनामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरे और मेरे अन्य 2 भाइयों के बीच राजगद्दी को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मैंने सांगा की आंख फोड़ दी थी और सांगा घायल अवस्था में भूमिगत हो गया था, जो अपने राणा सांगा के वीडियो में देखा ही था। इसके बाद मेरे पिता मुझसे नाराज होते हैं और मेरी शक्ल देखने के लिए भी मना कर देते हैं कि मेरे होते हुए भी तुम राजगद्दी के लिए लड़ रहे हो, और अपनी वीरता के दम पर अपना जीवन निर्वाह करने का आदेश सुनाया। जिसके बाद मैंने गोडवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ की सेना का खौफ न खाने वाले मीणों व अन्य पहाड़ों में रहने वाली आदिवासी जातियों का विद्रोह शांत कर वहां सुप्रबंध किया। महाराणा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से चित्तौड़ का परित्याग कर दिया
और एक महाजन से ऋण लेकर सैन्य दल का गठन कर मीणों व अन्य विद्रोहियों का दमन कर उन्हें अपने वश में कर लिया। इधर टोडा के राजा थे सुल्तान सोलंकी। इन पर लल्ला खां पठान ने हमला किया और उनसे टोडा छीन लिया। उससे हार कर सुल्तान सोलंकी मेवाड़ मेरे पिता की शरण में आ जाते हैं। मेरे पिता उनकी बदनौर की जागीर देते हैं और वहां रहने की अनुमति दे देते हैं। उनकी बहुत ही सुंदर और अद्वितीय राजकुमारी थी जिसका नाम था तारा। उन्होंने एक शर्त रखी कि जो मुझे टोडा जीत कर देगा उसका विवाह मैं मेरी बेटी तारा से करूंगा। यह सुनकर मेरे भाई जैमल ने कहा कि मैं जीत कर दे दूंगा। तो जैमल की सगाई तारा से करती जाती है। लेकिन एक दिन जैमल तारा से मिलने जाता है और सोलंकी द्वारा उसको तारा से मिलने नहीं दिया जाता है कि अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपको मिलने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर जैमल बहुत क्रोधित हो जाता है और युद्ध पर उतर आता है और वह सोलंकियों ने मेरे भाई जैमल को मार दिया। सांगा पहले से भाग चुका था और जैमल सोलंकियों से लड़ते हुए मारा जाता है। लेकिन मेरे पिता इससे क्रोधित नहीं होते और कहते हैं अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ यही होना चाहिए था। उसके बाद टोडा जीतने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। उसके बाद मैंने तारा के साथ मिलकर 500 राजपूतों का एक दल बनाया और एक दिन अचानक इतनी तीव्रता से हमला किया कि अफगान संभल ही नहीं पाए और भाग खड़े हुए। जो नहीं भागे वो मारे गए। इस तरह मैंने अपनी पत्नी तारा के प्रण को पूरा करने में सहायक बना और टोडा को लल्लू खां पठान से वापस छीन लिया। अफगानों पर इस हमले की सूचना मिलते ही अजमेर के नवाब मल्लू खां ने बदला लेने की ठानी। लेकिन वह हमले के लिए आगे बढ़ता उससे पहले मैंने उसकी सेना पर प्रातःकाल ही आक्रमण कर दिया और भारी रक्तपात के बाद अजमेर की प्रसिद्ध किले तारागढ़ पर कब्जा कर लिया। और उसका नाम पहले अजमेरुगढ़ था जिसको बदलकर मैंने मेरी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया। मेरी ख्याति में लेखकों ने लिखा है उनके इन कर्मों से उसकी कीर्ति राजस्थान भर में फैल गई और उसकी इस कीर्ति को लगन से उत्तेजित हो 1000 राजपूत उसके नकारों के चारों ओर एकत्रित हो गए। उनकी तलवारें आकाश में चमकती थी, उनके भय से पृथ्वी कांपती थी, परंतु वे असहाय के सहायक थे। उसके बाद मेरी बुआ रमाबाई का विवाह गिरनार के राजा मांडलिक से हो रखा था। मुझे सूचना मिली कि उनका पति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो मेरे कुछ चुनिंदा शूरवीरों को लेकर तीव्र गति से गिरनार पहुंच गया, जहां राजा मांडलिक ने मेरे से क्षमा मांगी और मैंने उसको दंड दिया। इसके स्वरूप मैंने उनके कान का थोड़ा हिस्सा काटकर अपने साथ रमाबाई को लेकर मेवाड़ आ गया। मेरी बुआ रमाबाई को उनके भाई महाराणा रायमल ने जावर का परगना दिया। रमाबाई ने अपना शेष जीवन मेवाड़ में ही बिताया। रमाबाई ने राम स्वामी का मंदिर, रामकुंड, कुंभलगढ़ में विष्णु मंदिर आदि बनवाए। सारंग देव मेरे चाचा, जिसने स्वयं के राज्य लोभ के चलते हम तीनों भाइयों के बीच राज्य के उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू करवाई थी, उनके द्वारा मालवे के सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब मेवाड़ महाराणा रायमल ने उनका मुकाबला किया और घायल हुए। लेकिन आक्रमण का समाचार सुनते ही मैं अपने 1000 राजपूतों के साथ अपनी चिर परिचित गति से पहुंचा और युद्ध का परिणाम बदल दिया। सारंग देव व मेरे बीच बहुत ज्यादा मुठभेड़ हुई थी, लेकिन युद्ध के बीच दोनों चाचा भतीजा ऐसे मिलते थे जैसे दोनों के बीच कोई शत्रुता ही न हो। गिरनार विवाद की तरह ही एक दिन अचानक मुझे मेरी बहन का दुख भरा पत्र मिला, जिसमें मेरी बहन आनंदाबाई के पति सिरोही के शासक राव जगमाल के दुर्व्यवहार व अत्याचार की शिकायत के साथ अपनी रक्षा व मेवाड़ में शरण दिलाने की याचना की। बहन का यह पत्र पढ़कर मैं तत्काल सिरोही की ओर कूच कर गया और आधी रात को जगमाल के महल में पहुंचा और देखा कि मेरी बहन के हाथ पैर वो अपने पलंग पर पाया रखकर सोता था। मैं उस निर्दयी को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि मेरी बहन को अपने पति पर दया आ गई और उसने उसके प्राणों की भीख मांग ली। मैंने जगमाल को तो छोड़ दिया, जगमाल ने दूसरे दिन ही मेरा अपने दरबार में स्वागत सत्कार किया और विदाई के वक्त 3 गोलियां भेंट की और मेरे से क्षमा मांगी और बोला कि आगे ऐसा नहीं होगा। कुंभलगढ़ के पास पहुंचते समय मैंने अपनी बहनों द्वारा दी गई गोलियां खा ली, जिनमें जहर मिला हुआ था और खाते ही मेरी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस तरह भारत का मेवाड़ की गद्दी का घोषित योग्यतम उत्तराधिकारी, जो एक निर्भीक वीर, अदम्य साहसी, अप्रतिम शौर्य का प्रतीक, दृढ़ निश्चयी, दुश्मन पर तीव्रता से आक्रमण करने वाला, जिसकी हिंदुस्तान को भविष्य में जरूरत थी, अपने बहनों के विश्वासघात की बलि चढ़ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ऐसा वीर जिंदा होता तो क्या बाबर भारत में आ पाता? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।